शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो न शुभ हो न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सैनिकों के हाथों पिट चुका चीन एलएसी पर अब नया पैंतरा आजमा रहा है। चीन ने नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के पास अपने एयरबेस पर एक्टिविटी बढ़ा दी है। यहां फाइटर जेट्स और ड्रोन्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में चीन की हर हरकत साफ नजर आ रही है, लेकिन इस बार हिंदुस्तान ने चीन का इलाज करने की तैयारी कर ली है और यही वजह है कि चीन डरा हुआ है। इलाके में तेजी से सड़कों और पुलों का निर्माण कर रहा है, वहीं वो भारत की ओर से किए जा रहे निर्माण पर ऐतराज जता रहा है। वो कहता है कि ये विवादित इलाका है, जबकि अपने अधीन इलाकों में धड़ल्ले से गांव के गांव बसा रहा है। इसी का जवाब शिलांग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें दोनों ओर के कुछ सैनिक घायल हुए। चालबाज चीन समय समय पर भारत के हिस्से पर अपना दावा पेश करता है, जो सरासर गलत है। विस्तारवादी नीति का समर्थक चीन न तो पंचशील के सिद्धांतों को मानता है और न ही मैकमोहन लाइन को। वहीं भारत अपने रुख पर पूरी तरह से स्पष्ट और अडिग है कि चीन भारत के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी मैकमोहन ही है। इसको चाइना नहीं मानता, इसको लीगल स्टेटस नहीं देता है। इंडिया इसको, जब हमारे 1947 में हम आजाद हुए और चाइना 1949 में आजाद हुआ, मगर चाइना इसको लीगल स्टेटस नहीं मानता है, बट इसको एक तरह की बाउंड्री डी फैक्टो, जिसको कहते हैं डी फैक्टो जो बॉर्डर है, वो मानता है। सन 1914 में भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच सीमा को लेकर समझौता हुआ था। इस शिमला समझौते के दौरान तिब्बत और भारत ने अपनी सीमाओं को तय किया था। इस समझौते को शिमला समझौते या फिर शिमला कन्वेंशन का नाम दिया गया था। इस समझौते के दौरान तिब्बत और भारत ने अपनी सीमाओं को तय किया था। भारत की ओर से ब्रिटिश शासकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को हिंदुस्तान का हिस्सा माना और इस सीमा को तिब्बत के प्रतिनिधियों ने भी सहमति दी थी। अरुणाचल प्रदेश में तो वो पहले 68,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात करता था, अब 90,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात करता है। कहता है साउथ तिब्बत का हिस्सा है और इसी के ऊपर में पूरा का पूरा विवाद है। इसी के ऊपर में आज के दिन में जो हम बात करते हैं कि हमारी परसेप्शन, मगर दूसरे समझौतों के मद्देनजर और दूसरे समझौते जब हमारे हुए, खास करके 1988 के बाद जब राजीव गांधी गए थे, 93, 96 ये सब, तो वो मैप तक एक्सचेंज करने के लिए तैयार था और इसके बीच में बैठ करके बातचीत करके इसको सॉल्व करने की बात करता है। मैकमोहन रेखा तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी। हेनरी ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच हुए शिमला सम्मेलन के मुख्य वार्ताकार भी थे। सन 1914 में शिमला समझौते के समय ब्रिटिश, भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने ये समझौता किया था, लेकिन इस वक्त यहां चीन मौजूद नहीं था। शिमला समझौते में मौजूद न होने की वजह से ही चीन मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता, जबकि ब्रिटिश भारत का ये समझौता तिब्बत के साथ उस समय हुआ जब तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। पर आज के संदर्भ में जिस तरह से वो इन मुद्दों को फिर से उठाता है, वो उसके विस्तारवाद, शी जिनपिंग आने के बाद ये उसके विस्तारवाद का एक हिस्सा हो चुका है, क्योंकि वो उसको उस डोल्ड्रम में रखना चाहता है, डोल्ड्रम में रख करके कि ये हम, क्योंकि हम चाइना ने इसको साइन नहीं किया है, तो ये कहता है कि हम इसको मान्यताएं नहीं देंगे। और कभी कभी तो ये कहता है कि हाँ, हम लोग उनके बीच में बैठक हो रही है, बॉर्डर की जो है अलाइनमेंट, उसके ऊपर में हम बातचीत करेंगे और इसको समझेंगे। मगर जितनी चीजें आप जमीन पे देखते हैं, आज के दिन में कुछ भी बातचीत होती है, तो वो मैकमोहन लाइन को डी फैक्टो जो एलएसी है, लाइन फॉर एक्चुअल कंट्रोल, जिसपे एक्चुअल जिसका कंट्रोल है, इसलिए ये जद्दोजहद है।
शिमला समझौते के करीब 36 साल बाद चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। ये वही वक्त था जब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा शरण के लिए भारत पहुंचे थे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। 15 जून 2020 को चीन ने अपनी नापाक चाल चलते हुए गलवान में स्थिति खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन चीन के इस चाल का जवाब देते हुए भारत के जांबाज सैनिकों ने चीनी सेना को वापस खदेड़ दिया। गलवान में हुई इस झड़प में भारत के 20 वीर सैनिकों की शहीदी हो गई। इस झड़प में चीन की आर्मी के भी कई जवान मारे गए थे, लेकिन चीन ने कभी भी अपने जवानों की मौत का आंकड़ा सामने आने नहीं दिया। अब 2 साल बाद एक बार फिर से चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हालात खराब करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी भारतीय सेना ने चीन को माकूल जवाब देते हुए वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विस्तारवादी नीति का समर्थन करने वाले चीन की नीयत कभी साफ नहीं रही। वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की जमीन को हड़पने की फिराक में रहता है, और यही वजह है कि वो एलएसी के करीब सैन्य ठिकाने और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रहा है। इसकी जानकारी सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के जरिए सामने आई है, और इसीलिए चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखना अब जरूरी हो गया है। लिहाजा अब थल सेना की मदद के लिए इंडियन नेवी ने चीन की सीमा पर अपने P-8I लॉन्ग रेंज टोही विमान को तैनात कर दिया है। इंडियन नेवी का दमदार टोही विमान अब न दुश्मन की पनडुब्बी छिप पाएगी और न ही जंगी जहाज। चीन सीमा की निगरानी में जुटा नौसेना का P-8I विमान इसकी चालाक निगाहों से दुश्मन बच नहीं सकता। इसके सेंसर सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को पहचान लेते हैं। दिन हो या रात, दुश्मन की कोई हरकत इनसे छुप नहीं पाती। ये निगरानी के वो बादशाह हैं जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। देखिए, एक बहुत अच्छा है। देखिए, P-81 जो एयरक्राफ्ट है वो नेवल नेवी का मल्टी मिशन एक मैरिटाइम का मतलब है जो समुद्री इलाका है उसके ऊपर में उसका एयरक्राफ्ट है, जिसके अंदर में बेसिकली एंटी सबमरीन बट इसकी एक कैपेबिलिटी है, बहुत बड़ी क्षमता ये है कि एंटी सरफेस भी है, इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस के लिए यूज, रेकियन सर्च के लिए भी ऑपरेशन होता है, और इसकी बहुत ज्यादा इंड्योरेंस है, हाई इंड्योरेंस है इसकी। तकरीबन इसकी जो रेंज मानते हैं हम लोग वो 2000 से भी ऊपर, 2000 एक्चुअली प्रिसाइज 2222 किलोमीटर इसकी इंड्योरेंस है। तो ये विश्व की मानी हुई एयरक्राफ्ट है। नौसेना के P-8I विमानों को समंदर की सरहदों का सबसे ताकतवर प्रहरी माना जाता है, लेकिन अब समंदर का ये प्रहरी जमीनी सरहदों की निगरानी का जिम्मा भी उठा रहा है। एलएसी पर चीन की हरकतों से पूरी दुनिया वाकिफ है, और हिंदुस्तान भी ये जानता है कि चीन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ड्रैगन की निगरानी के लिए सेना अब नेवी के इन प्रहरियों की मदद ले रही है। नौसेना ने लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I के साथ साथ हेली ड्यूटी सी गार्जियन ड्रोन को भी चीन की सीमा के करीब तैनात कर दिया है। चीन की सीमा पर तैनात आर्मी को सर्विलांस और खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए एक ताकतवर निगरानी एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। सरहद की हिफाजत के लिए P-8I से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसी वजह से चीन ने लद्दाख के साथ साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में P-8I को तैनात किया है। निगरानी के साथ साथ P-8I दुश्मन पर घातक हमला करने में सक्षम है। बट इंडिया जो यूज करता है P-81 एयरक्राफ्ट, और जैसा आपने बताया ये ऑल वेदर सभी मौसम में काम करने वाला, दिन रात में काम करने वाला, और बहुत माना हुआ एयरक्राफ्ट है पूरे विश्व के अंदर में। इसका कोई इसका काट नहीं है। तो एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी, और जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं, हम उसको मैरिटाइम नहीं यूज करके हम अपने नदर्न बॉर्डर
के ऊपर में इसको लगाया गया है। PHI में ऐसी कई खूबियां छिपी हैं जो सर्विलांस और युद्ध के समय मैदान का बादशाह बन सकती हैं। PHI में इलेक्ट्रो ऑप्टिक एडवांस सेंसर है। ये दुश्मन के इलाके की लाइव तस्वीरें खींच सकते हैं। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं। PHI हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल से लैस है। इसमें MK-54 टॉर्पीडो मिसाइल लगी है। ये 14 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 2222 किलोमीटर है। ये 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। PHI सिर्फ समुद्री निगरानी का काम ही नहीं करता, ये जमीन और हवाई निगरानी में भी मदद करता है। ये निगरानी जासूसी के साथ साथ हमला करने में भी उपयोग किया जा सकता है। इससे निकलने वाली मिसाइल दुश्मन के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों को चुटकियों में ध्वस्त कर सकती है। ये भारतीय नौसेना का दूसरा PHI एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन होगा। इससे पहले नौसेना ने 2013 में 8 पोसाइडन विमानों का पहला बैच रिसीव किया था। गोवा में दूसरे स्क्वाड्रन के बनने के बाद पश्चिमी समुद्री इलाकों पर निगरानी करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर कोई भी दुश्मन गतिविधि भारतीय समुद्री क्षेत्र में दर्ज की जाती है तो उसे तुरंत रोका या फिर खत्म किया जा सकता है। और ये क्योंकि एंटी सबमरीन भी है तो पैगैंग्स और लेक की सब के ऊपर में यदि कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं तो उसको पूरा का पूरा, ये हमारे पास तकरीबन 8 है, वो 8 लगे हुए हैं। तो बहुत बड़ा हमारे पास ये कैपेबिलिटी है जो कि हमने जमीन पे एक डुअल पर्पस की तरफ से एक जिसको कहते हैं इम्प्रोवाइज तरीके से इसको हम सरफेस के ऊपर में मैरिटाइम से छोड़ करके नदर्न बॉर्डर के ऊपर में ये हमें बहुत बड़ा सर्विलेंस एंड रेकी का जो कैपेबिलिटी है उसको पैदा किया हुआ। PHI एक बेहद जटिल मल्टी रोल लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉन्सेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। इस विमान में हवा से जहाज पर दागी जाने वाली मिसाइलें और टॉर्पीडो को तैनात किया जा सकता है। लद्दाख में चीन के साथ हुई झड़प के समय पोसाइडन विमान को चीनी गतिविधियों की तस्वीर लेने के लिए तैनात किया गया था। भारतीय नौसेना को कम से कम 6 और ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत है ताकि अपने आसपास की समुद्री और जमीनी सीमाओं पर नजर रखी जा सके। PHI विमान अधिकतम 8300 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम उड़ान करीब 41,000 फीट है। इसमें 11 हार्ड पॉइंट हथियार लगाए गए हैं। AGM-84 हार्पून किसी भी मौसम में दागी जाने वाली एंटी शिप मिसाइल है। मार्क 54 टॉर्पीडो के जरिए पनडुब्बियों और जहाजों पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा इसके जरिए समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाई जा सकती है। वहीं इसमें कई तरह के पारंपरिक हथियारों का उपयोग भी किया जा सकता है। फिलहाल नौसेना के पास 12 PHI विमान मौजूद हैं। इसके साथ ही सीमा पर सर्विलांस के लिए MQ-9B गार्जियन ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। इन ताकतवर हवाई सिपहसालारों के दम पर ही हिंदुस्तान की सरहदें दुश्मनों की कुटिल निगाहों से महफूज रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक ऐसे युद्ध की कहानी जिसमें चालबाज चीन जापान के हाथों बुरी तरह से हार गया था। एक वक्त था जब जापान ने चीन पर कब्जा कर रखा था। उसकी सड़कों पर ऐसा कत्लेआम मचाया था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। चीन की सड़कों पर जापानी सेना ने 3 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी और सैकड़ों हजारों लोगों को कैदी बनाकर उन पर बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों का ट्रायल शुरू किया था। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना ने चीनी सेना की सारी हेकड़ी निकालकर रख दी। 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में यांगसे के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प थी। चीनी सैनिकों के साथ हुई इस झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था कि भारतीय सेना ने चीनी सेना को न सिर्फ अतिक्रमण करने से रोका बल्कि उन्हें उनकी पोस्ट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को
हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। इससे पहले जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई थी। उस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मारे जाने की बात मानी थी। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कम से कम 38 चीनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था। गलवान घाटी में झड़प के करीब 30 महीने बाद तवांग में ये झड़प हुई। इस झड़प के बाद 1962 की जंग की बातें भी दोहराई जाने लगी हैं। उस समय चीनी सेना ने जबरन हमला कर दिया था और फिर एक तरफा संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया था। जंग के 6 दशक बीत जाने के बाद भी चीन की चुनौती कम नहीं हुई है। आज चीन जहां लगातार धमकाता रहता है, तो ऐसे में इतिहास का वो दौर याद करना भी जरूरी है जब छोटे से देश जापान ने चीन में कत्लेआम मचा दिया था। और इसमें जापान बहुत ज्यादा इसके ऊपर में चाइना के ऊपर में हावी हुआ था। ये युद्ध यदि आप देखें तो जो अनलीस्ट हुआ था वो 7 जुलाई 1937 को, जब जापान ने पूरे के पूरे, उस समय उनकी जो एक ये थी समझौता था या मान्यताएं थी 1922 की, इसको 5 पावर नेवल ट्रीटी कहते हैं। चीन और जापान के बीच पहली लड़ाई 1 अगस्त 1894 से 17 अप्रैल 1895 तक चली थी। उस समय जापान और चीन दोनों ही जगह राजशाही थी। इस लड़ाई की वजह कोरिया बना था। कोरिया चीन का खास दोस्त था। कोरिया के पास कोयला और आयरन बहुत था। जापान को कोरिया के प्राकृतिक संसाधन चाहिए थे। जापान ने कोरिया से अपने कोयला और आयरन जैसे प्राकृतिक संसाधन मांगे, लेकिन चीन के कारण उसने मना कर दिया। 1884 में जापान ने कोरियाई सरकार के तख्ता पलट की कोशिश भी की, जिसे चीन ने नाकाम कर दिया। उस वक्त कोरिया की जमीन पर जापान और चीन के बीच जंग भी हुई और चीन ने जापान के सैकड़ों सैनिकों को मार दिया। आखिरकार समझौते के बाद ये जंग खत्म हुई। 10 साल बाद 1894 में जापानी समर्थक कोरियाई नेता किम ओ क्यून की शंघाई में हत्या कर दी गई। उनके शव को चीनी युद्धपोत में रखकर कोरिया पहुंचा दिया गया। जापान ने इसे अपमान के तौर पर लिया। जापान के 8000 सैनिकों ने कोरिया पर चढ़ाई कर दी। इस लड़ाई में चीन भी कूदा और 1 अगस्त 1894 को जंग शुरू हो गई। जापान की शाही सेना के आगे चीन की सेना कमजोर थी। मार्च 1895 तक जापानी सेना ने चीन के शैंगडोंग प्रांत और मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। जापानी सेना ने चीन के समुद्री कारोबार के ठिकानों को निशाना बनाया। आखिरकार चीन ने हार मान ली और 7 जुलाई 1937 को बहुत बड़ी झड़प हुई थी, जिसको सबसे पहले जो मानते हैं उसको, जैसे बीजिंग अभी कहते हैं, उसको पेकिंग कहते थे उस समय। तो पेकिंग, आउटस्कर्ट ऑफ पेकिंग में पहले बार एक्सचेंज हुआ और उसमें बहुत ज्यादा लोग, 15 मिलियन, आपने कहा 3 लाख, टोटल वॉर के अंदर में 15 मिलियन डेड हुए थे चाइनीज। 1911 में चीन में राजशाही का अंत हो गया और 1914 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। जापान इस युद्ध के बड़े खिलाड़ियों में था। जनवरी 1915 में जापान ने चीन को 21 मांगों का एक पत्र भेजा। मई में जापान ने चीन को मांगे नहीं मानने पर युद्ध की धमकी दे दी। आखिरकार चीन को जापान की मांगे माननी पड़ी। इससे चीन पर जापान की पकड़ और मजबूत हो गई। मांगे मनवाने के बाद चीन को लेकर जापान थोड़ा शांत हो गया, लेकिन 1931 में मंचूरिया के मुगदेन में एक घटना ने जापानियों को मंचूरिया पर आक्रमण करने का बहाना दे दिया।
एक बार यहाँ स्थापित होने के बाद जापानियों ने एक कठपुतली सरकार बनाई और किग राजवंश के आखिरी राजा पुई को यहाँ का प्रमुख बना दिया। ये वो दौर था जब चीन में राष्ट्रवादी सरकार, कुओमितांग और कम्युनिस्ट पार्टी में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। नतीजा ये हुआ कि चीन की राष्ट्रवादी सरकार को जापान से ज्यादा कम्युनिस्टों से निपटने की जल्दी थी। जुलाई 1937 में जापान ने फिर से चीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जापानी सेना ने चीनी सेना के जवानों पर खुलेआम गोलियां चलाई और उनकी हत्या कर दी। जापान से निपटने के लिए राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट साथ तो आए, लेकिन मन से साथ नहीं थे। इससे जापान को फायदा पहुंचा। जापान की सेना भी मजबूत थी और उनके पास उस वक्त के एडवांस्ड हथियार भी थे। चीन की सेना जापान के आगे ढेर होती गई। जापानी सेना ने अपने टैंक चीन पर चढ़ा दिए, जबकि चीन के पास उस समय एक भी टैंक नहीं था। और उनका मेन कारण यह था कि उनके पास वो बहुत ओपियम खाते थे उस जमाने में, बहुत ज्यादा चाइनीज। उनके मॉडर्नाइज नहीं थी, वेपन सिस्टम नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी, उनके पास कन्वेंशनल फोर्स नहीं था। और जो खास करके नानजिंग की बैटल कहलाती है ना, जहां पर तकरीबन 3 लाख चाइनीज ट्रुप मारे गए थे। जापानी सैनिक अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात थे। उन्होंने चीन की सड़कों पर खुलेआम कत्लेआम मचाया। दिसंबर 1937 में नानजिंग की सड़कों पर जापानी सैनिकों की भयानक क्रूरता देखी गई। ऐसा अनुमान है कि उस समय नानजिंग में जापानी सैनिकों ने 3 लाख लोगों की हत्या की थी और इनमें से ज्यादातर आम लोग थे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि उस समय जापानी सैनिकों ने चीनी नागरिकों को जिंदा दफना दिया था। सैकड़ों हजारों की मशीन गन से हत्या कर दी। चीन को उस समय तत्कालीन सोवियत संघ का समर्थन जरूर था, लेकिन जापान की सेना के आगे सब कमजोर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं नवजोत रंधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ।